अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसैन लियाकत। अगर बात की जाए पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ की तो उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान में बहुत सारी और भी खबरें ऐसी हैं जो कि गर्दिश में हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर हम डिस्कस करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स में होनी थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। बीसीसीआई इसी तरह करता है, पहले अपने मीडिया को खबरें लीक करता है, वहाँ पे एक माहौल बनाता है और उसके बाद जो है वो फिर वो तमाम तर माहौल लेके वो आईसीसी में जाते हैं। अब इंडिया ये कह रहा है कि शायद हाइब्रिड मॉडल पे हम एग्री हो सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए तो हम पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस हों, कुछ हाइब्रिड हों, या फिर पाकिस्तान जाने की तो वो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारी हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने 2023 में इजाज़त दी, टीम हमारी पाकिस्तान गई। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर बहुत सारे वर्ल्ड इवेंट ऐसे हैं जो कि खदशात का शिकार हो जाएंगे, स्पेशली जिनका फ्यूचर में इंडिया में होना बाकी है। अगर बात की जाए पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ की, पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के ऊपर भी बात करेंगे आज के मेहमान से। सीरीज़ का चौथा मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इसमें क्या कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं, क्योंकि शिकस्त के बाद अब यकीनी तौर पर टीम में तब्दीलियाँ होंगी। रोटेशन पॉलिसी नहीं बल्कि फोर्स तब्दीलियाँ होंगी। क्या इमाद वसीम को मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या मोहम्मद रिजवान कमबैक करने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन वो इंजरी के बाद शायद टीम से बाहर होंगे। उनके अलावा उस्मान खान के ऊपर बात करेंगे कि उस्मान खान रिजवान की गैर मौजूदगी में कौन से नंबर पे खेलेंगे। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आईयू का इनका तजुर्बा है, जनाब शाहिद हाशमी साहब। शाहिद भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहिद भाई, ये बताइएगा सबसे पहले कि ये भारत ऑलरेडी अभी एक साल बाकी है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें हमें भारतीय मीडिया से और जो उनका ऐसा मीडिया जिसको सुना जाता है वहाँ पे भी ये खबरें आ रही हैं, तो इन खबरों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब तो एक साल से कम रह गया, 10 महीने रह गए हैं और पाकिस्तान अपने ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन भी कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही चैंपियंस ट्रॉफी को एक टास्क बनाया, बार-बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही होगी। वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि 4 ग्रुप की टीमें यूएई में खेल लें और 4 ग्रुप की टीमें ए ग्रुप की जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल लें और फिर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हो। तो कम से कम इंडिया इतना करम कर दे कि सेमीफाइनल फाइनल में आएगा। पाकिस्तान पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, इंडिया जिस तरह अमल करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बैकडोर थोड़ी सी डिप्लोमेसी हो रही है। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं इसके ऊपर। अभी रोहित शर्मा ने बयान दिया कि नहीं, पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैचेस होने चाहिए, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पर ही हो। तो एक ग्रुप लगा हुआ तो है कि पाकिस्तान के इंडिया की क्रिकेट रिवाइव हो। आईसीसी की भी एफर्ट्स होंगी कि अगर पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन मुल्क है आईसीसी का, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। तो लोग मिलकर कोशिश करेंगे। इंडिया की इसी तरह की कैंपेन्स होती हैं, मीडिया में वो कैंपेन चलाते हैं। लेकिन इंडिया में जो इलेक्शन चल रहे हैं इसके बाद तवक्को ये है कि हालात में बेहतरी आएगी। अगर हालात में बेहतरी आई, दोनों हुकूमतें एक दूसरे से मिली, कुछ मुज़ाकरात हुए, तो फिर इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और इंडिया भी आएगा। अभी इस तरह की चीज़ें बहुत ही अर्ली हैं। अच्छा शायद भाई, आपका तो दहाइयों पे मुश्तमिल तजुर्बा है, कई दफ़ा आप इंडिया भी गए और वहाँ पे आपकी दोस्तियाँ भी हैं, लेकिन हमें ये सबक यहाँ पे पढ़ाया जाता है या हम भी लोगों को बताते हैं कि आईसीसी का इवेंट था 2023 में, हम चले गए, आईसीसी के इवेंट से आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। तो क्या ये इंडिया के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा जितना पाकिस्तान के लिए था इंडिया ना जाना? मैं इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया सुपर पावर है। आप देखें, जितना भी क्रिकेट का पैसा है, आईसीसी के पास जितना भी पैसा आता है, वो सारा का सारा 75% इंडिया से आता है। तो इंडिया डिक्टेट कराता है अपनी टर्म्स। और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि बीसीसीआई के जो इस वक्त के सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो आईसीसी के नवंबर में प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। अगर वो बन गए कहीं तो और भी ज़्यादा फिर आईसीसी में इंडिया का क्लाउट हो जाएगा और भी उनकी ज़्यादा बात सुनी जाएगी। उनका पैसा है, उनकी टीम अच्छा कर रही है, दूसरे मुल्क उनको फॉलो करते हैं। जितने भी मुल्क हैं वो अपनी सारी क्रिकेट बंद करके आईपीएल में अपने प्लेयर्स भेजते हैं। उनको उन बोर्ड्स को पैसे भी देता है आईपीएल अपने प्लेयर देने के लिए। तो इंडिया का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल है। पाकिस्तान को तो ज़बरदस्ती मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत जाना पड़ता है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंडिया अलबत्ता अपनी टर्म्स डिक्टेट कराएगा और इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो थोड़े मुल्कों के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात सुधार करे, डिप्लोमेसी करे। और अल्लाह करे अगर ये कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ, तो फिर ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना इंडिया अपनी मनमानी करेगा। अच्छा शायद भाई, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो अपने प्लेयर्स को, अपने टीम को यहाँ पे नहीं भेजना
था क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो क्या यही एक वजह है या इसके पीछे कुछ और वजह भी हैं कि जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहता? मेन चीज़ें यही हैं, उनके अब एक हार्डलाइन स्टांस है और वो यही स्टांस है कि हम पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। पाकिस्तान तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। हमारे पास तो बेपनाह पैसा है, हमारे पास तो ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो ये भी बहाना बनाएंगे कि पाकिस्तान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने ग्राउंड्स अपग्रेडेड नहीं है। ऑल्दो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है और नकवी साहब ने यही कहा कि लोकल कंपनियां इतना नहीं कर सकती, तो हम बाहर की कंपनियों से राब्ता करके अपने ग्राउंड्स को जल्द अज जल्द अपग्रेड करेंगे। तो इंडिया का कमर्शियल एस्पेक्ट तो वाकई अपनी जगह पे है, उनका कमर्शियल क्लाउड भी है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनके पूरे मुल्कों से पूरे मुल्क उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमसे क्रिकेट खेला करो। जब भी इंडिया किसी भी मुल्क में जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन मुल्कों को फायदा होता है, कवरेज के हिसाब से और टूर के हिसाब से और एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। तो इंडिया तो बहुत पावरफुल है, हम उसकी तकलीद नहीं कर सकते, हम इतने पावरफुल नहीं हैं। लेकिन शायद भाई मैं आपको एक ज़माना याद दिलवाता चलूँ, जब आप जवान हुआ करते थे, रिपोर्टिंग किया करते थे, उस ज़माने में आपको पता है कि इंडिया इतना पावरफुल नहीं होता था। इंडियन प्लेयर्स को फीसिस उस तरह नहीं मिलती थी जितना पाकिस्तान बोर्ड पावरफुल होता था। तो ये पाकिस्तान बोर्ड के साथ भी तो हमने बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया। अगर हमारा बोर्ड तगड़ा होता तो इंडिया मैं कहता हूँ नंगे पाँव आता हमारी तरफ। देखिए, एक बात की तो मैं तस्दीक कर दूं कि जवान तो मैं अभी भी हूँ। मेरा थोड़ा सा जो मैं यंग एज का नौजवानी की बात कर रहा हूँ सर। मेरा जो यंग एज का वो है, वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया है। लेकिन आदमी को अपना ख्याल रखना पड़ता है, अगर अपनी सेहत और अपनी चीज़ों का ख्याल रखे। लेकिन दूसरी तरफ यही है कि हाँ, इंडिया इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन पिछले 20-25 सालों में उन्होंने अपनी कमर्शियल वैल्यू बनाई है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को ऊपर किया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है। मनमोहन सिंह साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भारत को एक इकोनॉमी की तरफ गामजन किया। और फिर पिछले 2 टेन्योर में मोदी साहब के लिए भी यही कहा जाता है कि उन्होंने अपने टेन्योर में इकोनॉमी को अच्छा किया है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी वहाँ है, अमन और आश्ती का मसला अभी भी वहाँ है, अभी भी वहाँ फाका कशी है, अभी भी वहाँ अच्छी खासी अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन ऊपर से इनको काफ़ी तकवीत मिलती है, फिर उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके पास पैसा बहुत है। तो उन चीज़ों की वजह से इंडिया सुपर पावर बना है, पहले नहीं था। पहले वाकई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ ये लोग रूल करते थे। फिर वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट बहुत ही नीचे चली गई और इंडिया ऊपर आ गया। अच्छा शायद भी इससे पहले कि मैं न्यूजीलैंड सीरीज़ के ऊपर जाऊं, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। बीइंग ए जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं अगर इंडिया खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान नहीं आता 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो फिर 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान शिरकत करेगा? फिर हम भी थोड़ा सा अकड़ के बैठेंगे कि ये अगर इनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तो हमारी गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करेगी? देखिए, उसके लिए आईसीसी ने थोड़ा सा एक प्रोविजन रखा है कि को होस्ट श्रीलंका है। तो अगर पाकिस्तान का ग्रुप ऐसा ही रखेंगे वो कि पाकिस्तान को श्रीलंका में खिलाएंगे, और अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल फाइनल में जाती है तो फिर पाकिस्तान को इंडिया जाना पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं करा सकता, और आईसीसी भी अगर पाकिस्तान कुछ शोर मचाता है, कुछ कहता है, तो वो इंडिया का ही साथ देते हैं। हमें अपनी क्रिकेट को मजबूत करना होगा। हम अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड नंबर 1 हो तो एडवर्टाइजर और जो भी टीवी देखने वाले हैं वो भी ये कहेंगे कि नहीं भाई, पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 है, उसको वर्ल्ड नंबर 1 के तौर पर ट्रीट किया जाए। अगर हम अल्लाह करे ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाएं, हम टॉप रैंकिंग में आ जाएं, तो फिर हम 2026 में भी अपनी टर्म्स थोड़ी बहुत डिक्टेट करा सकते हैं। ठीक हो गया। शायद भी अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है कि एक सी टीम पाकिस्तान में आई थी, लेकिन अब वो सी टीम रही नहीं है। रावलपिंडी में उन्होंने 7 विकेट से जो है पाकिस्तान को शिकस्त दी है। और लेकिन ये एक बात हमारे सारे ही प्लेयर्स कहते हुए नजर आते हैं कि कोई भी टीम सी या बी नहीं होती। लेकिन आपको और मुझे पता है कि हमारी एक सी टीम गई थी अफगानिस्तान में, बल्कि बी टीम गई थी अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में खेलने, और वो बुरी तरह से शिकस्त खाकर आई थी। क्या देखते हैं इस शिकस्त के बाद कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं पाकिस्तान टीम में? नहीं, ये अर्ली है अभी ये कहना। मेरे हिसाब से तो कभी भी कोई टीम T20 में सी या डी नहीं होती। न्यूजीलैंड में टोटल 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर हैं और वो बड़ी भरपूर क्रिकेट खेलते हैं। वो अपने लोअर लेवल पे भी, डोमेस्टिक में भी इतना कुछ सिखा देते हैं प्लेयर को कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार होता है। जबकि हमारे क्रिकेटर, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा गैप होता है। हमारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर आते हैं वो आप देख ही रहे हैं, वो स्ट्रगल करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। न्यूजीलैंड के साथ ये नहीं होता। अभी उनके यहाँ दिसंबर जनवरी में सुपर स्मैश जो उनका नेशनल T20 टूर्नामेंट है वो हुआ था, उसी के सारे अच्छे परफॉर्मर हैं। उन्होंने उन परफॉर्मर्स में से ये देख के सेलेक्ट किया अपनी टीम कि जो फ्यूचर का हिस्सा है। 3-4 उनके फास्ट बॉलर
हेनरी निकल्स जो उनके 32-34 साल के हैं, उनको उन्होंने इसीलिए सेलेक्ट नहीं किया इस टूर के लिए। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल टूर के तौर पर लिया है। वो अपने यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहे हैं, और वो अगर पांचों मैच हार भी जाते हैं तो उनके यहाँ इतनी कोई उठापटक नहीं होती। हमारे यहाँ उठापटक होती है, हम एक मैच हारे हैं लेकिन हम जल्दी इसके ऊपर रिएक्ट ना करें। पाकिस्तान की टीम अच्छी है, अगले दोनों मैच जीतकर सीरीज जीत सकती है। हमने 178 रन बनाए थे, वही हमारा एक सेट पैटर्न बना हुआ है। कप्तान को अगर आप देखें, वो टॉस पे यही कहता है कि हम 170 180 की विकेट है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि 200 की विकेट है, इसलिए कि वो रियलिस्टिक है। वो समझता है कि हमारी जो बैटिंग है वो इतना ही स्कोर करेगी और फिर हमारी बॉलिंग उसको आउट कर लेगी। अगर हम मार्क चैपमैन के 2 कैच ना छोड़ते, पहले 16 रन पर रिलेटिवली इजी कैच था, फिर 36 रन पर थोड़ा सा मुश्किल था, 2 कैच हमने छोड़ दिए उसके, और फिर एक प्लेयर के, अच्छे प्लेयर के अगर आप इस तरह कैच छोड़ दें, वो फिर आपको नहीं बख्शता, और मार्क चैपमैन ने वो मैच जितवा दिया। अगर हम वो दोनों कैच पकड़ते तो 178 179 का टारगेट हम इजीली डिफेंड कर लेते। अच्छा शाहिद भाई, आपकी खबरें क्या कहती है? टॉप ऑर्डर पे हमारी कुछ चेंजेस होंगी या बाबर आजम और साइम अयूब ही रहेंगे? और ऊपर से मुझे ये बताइएगा कि अगर बाबर या साइम रहते हैं, या इवन बाबर इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं कि आप उनके खिलाफ कोई भी स्पिनर लगा दें वो आपको विकेट दे देते हैं, तो ये हमें आगे जाके मसले मसाइल नहीं होंगे? देखो, मैं T20 क्रिकेट में ऊपर के 2-3 प्लेयर अगर आपके सेटल्ड हैं, आपका वो नंबर परफेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, आप ऐसे प्लेयर को भेज दें जो आपको अच्छा आगाज दे सके, तेज आगाज दे सके। अगर आप चेस कर रहे हैं 220 230, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप बाबर आजम के साथ साइम अयूब, बाबर आजम के साथ फखर आप रख सकते हैं उनको। फिर रिजवान की एक बड़ी टिपिकल सी आदत है, वो शुरू में थोड़ा स्लो खेलता है, और पाकिस्तान को तीसरे T20 में उसी का नुकसान हुआ कि उन्होंने 21 गेंदें खेलकर 22 रन बनाए। अगर वो पूरी इनिंग्स खेलते, 50-52 बॉल खेलते, तो 80-90 रन बनाते और पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा टोटल मिल जाता है। रिजवान की एक खास बात है कि शुरू में थोड़ा सा वो स्लो खेलते हैं, सेट होने में टाइम लेते हैं। यही इफ्तिखार के साथ है, यही बाबर आजम के साथ है। तो ये मसला पाकिस्तान के साथ चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी, और उसमें मेरे हिसाब से रिजिडिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। आप 2 प्लेयरों को सेलेक्ट कर लें कि हाँ जी ये हमारे 1 और 2 हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा लंबा कोई टारगेट चेस करना है, आप फखर को ऊपर भेज सकते हैं साइम के साथ, आप रिजवान को 3 पे ला सकते हैं, आप रिजवान को ऊपर कर सकते हैं। तो ये T20 क्रिकेट, बल्कि स्पेशली जो व्हाइट बॉल की क्रिकेट है, वो बड़ी फ्लक्चुएट होनी चाहिए। उसमें ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट आप बैटिंग ऑर्डर ना बनाएं कभी। लेकिन शायद भी खबरें तो ये भी आ रही हैं कि साइम के साथ हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर गर्दिश कर रही थी कि अगर साइम फेल होते हैं तो हम रिजवान को ऊपर ले आएंगे। हालांकि उस्मान खान ने सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया। दुबई की उसकी क्रिकेट खत्म हो गई, लीग की क्रिकेट खत्म हो गई, अब वो सिर्फ PSL खेलेगा या फिर पाकिस्तान टीम में खेलेगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में कब तक कितना पेशेंस है पाकिस्तानियों में कि उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन वो अगर एज ए ओपनर खेलता या तीसरे नंबर पर खेलता तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता था पाकिस्तान के लिए। नहीं, मेरे हिसाब से अल्लाह मियां उस्मान खान को कामयाब करे। उसने वाकई अपना सारा सब कुछ रिस्क पे लगा दिया है। उसको यकीनन किसी ने श्योरिटी दी होगी कि अगर कुछ आगे पीछे भी होगा तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और वो अली तरीन साहब ही होंगे जिन्होंने उसको श्योरिटी दी होगी। लेकिन थोड़ा हमने जल्दी कर दिया उस्मान खान को। हमने PSL की 2 सेंचुरियों पे चांस दे दिया। उसको थोड़ा एक क्रिकेट खिलाते, उसको थोड़ा सा भी खेलते रहने देते, उसके बाद थोड़ा सा चांस देते। हम उन प्लेयरों का क्या होगा, जैसे कामरान गुलाम है, जैसे दानिश अजीज है, जैसे अपना साहबजादा फरहान है, ये मुस्तकिल T20 क्रिकेट खेलते हैं, मुस्तकिल रन्स बनाते हैं। साहबजादा फरहान तो आपके पिछले 3 सीजन का टॉप स्कोरर है नेशनल T20 का, उसको आपने निकाल के बाहर कर दिया, और एक प्लेयर को सिर्फ एक PSL की परफॉर्मेंस पे आपने उसको पाकिस्तान का कलर दे दिया। अल्लाह करे वो आगे के मैचों में कामयाब हो, अपनी जगह बनाए, सब कुछ करे, लेकिन ये आपके सिस्टम की फ्लॉ है, ये आपकी जल्दबाजी है कि आप 2 सेंचुरियों पे आपने कहा नहीं, तो आपने PSL के और भी परफॉर्मेंस थे। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर था, उसको क्यों नहीं दिया आपने चांस? आपको और भी PSL के परफॉर्मर हैं, उनको आप क्यों नहीं चांस देते? आपने सिर्फ एक प्लेयर को जल्दी में 2 सेंचुरी बनाने पर चांस दे दिया। तो अब आपको इसी सेटअप के साथ जाना पड़ेगा। आपको अगले मैचों में 2 प्लेयर तो ऐसे हैं जिनको अगर आपने T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाया, वो इमाद वसीम है और फखर है। इन दोनों को अगले दोनों मैच मिले ताकि वो अपने हुनर दिखा सकें और वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। शायद भी आखिरी सवाल आपसे करूंगा, ये बताइएगा कि आपकी खबरें क्या कह रही हैं कि किस किस को मौका मिल सकता है? क्या इमाद वसीम भी खेल रहे हैं, फखर जमान भी खेल रहे हैं, या फिर रिजवान के हवाले से क्या खबरें आपके पास? नहीं, रिजवान तो मुझे नहीं लगता चौथा और 5वां मैच खेल पाएंगे, इसलिए कि हैमस्ट्रिंग इंजरी अभी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बता रहा, लेकिन हैमस्ट्रिंग इंजरी इतनी जल्दी हील नहीं होती। वो तो अगले दोनों मैचों में, इसलिए कि आगे भी आपकी 10, 12 और 14 को 3 T20 हैं आयरलैंड के खिलाफ, फिर 22 तारीख मई से आपके 4 T20 हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो आपको प्रिजर्व करना होगा। रिजवान एक
बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ना सिर्फ एज विकेट कीपर बल्कि एक टॉप ऑर्डर बैटर के तौर पर भी बड़ा एक क्वालिटी प्लेयर है रिजवान, तो उसको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इमाद वसीम और फ़खर दोनों ये मैच खेलेंगे चौथा वाला। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी बता रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी हमें शाहिद भाई ने बताया और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से भी बताया। ख़वातीन वज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। कल शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े मानीखेज सवालात हुए और उन मानीखेज सवालात का मानीखेज जवाब भी आया, लेकिन कुछ ऐसे सवालात थे जो कि वहाँ पे पूछने चाहिए थे शादाब खान से। लेकिन सवाल ये हुआ कि आप किस बैटिंग ऑर्डर पे खेलेंगे, कौन सा बैटिंग ऑर्डर आपको सूट करता है, क्या आप ऊपर के नंबर में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। आइए पहले सुनते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट से सवाल करेंगे इस हवाले से। जनाब, हमने पीएसएल में देखा था आपकी बैटिंग जो थी जब आप ऊपर वाले नंबर पे आते थे, जो कि आप खुद कप्तान थे, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में। जो गुज़श्ता इनिंग खेली है उस पर भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है बैटिंग पे। बैटिंग पे लग रहा है कि ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। कप्तान से, कोचिंग स्टाफ से कोई बात हुई है कि ऊपर वाले नंबर पे भी ट्राई करें एक दो मैचेस में? देखिए, वो अंदर की बात मैं आपको नहीं बता सकता। दूसरा, देखिए, एज ए ऑलराउंडर जब आप खेलते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप टीम को जिताएं किसी भी स्टेज पे, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। तो मेरी कोशिश है कि मैं एक ऐसा ऑलराउंडर बनूं कि मेरी वजह से टीम का बैलेंस अच्छा हो, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ से जब मैं कैप्टन होता हूं तो जो मेरा रोल है उसकी वजह से हमारा टीम का कम्बिनेशन अच्छा बनता है। क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले नंबर्स पे खेलता हूं और मैं परफॉर्म करता हूं, अगर मैं नहीं भी करता, स्टिल हमारे पास वो ऑप्शन होता है कि यार हम एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक्स्ट्रा बॉलर कंडीशन के हिसाब से खिला सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारा अच्छा एक कम्बिनेशन बनता है। और दूसरा, बाकी जो भी मैनेजमेंट का फैसला होता है उसमें जो मुझे रोल दिया जाता है, चाहे वो फ्लोटर का तौर पर भी मुझे यूज़ किया जाए, उसमें भी मुझे इशू नहीं, क्योंकि जिस तरह की मेरे नेचर है मैं उस हिसाब से कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ अच्छे क्विक रन्स करने की कोशिश करता हूँ। और उसमें मैं अपने आप को फेलियर को भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की मैं क्रिकेट खेलता हूँ उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं फेलियर के, तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और एज ए प्लेयर आपको यही चीज़ें आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एक सिंपल थ्योरी है कि अगर आपको जो चीज़ अल्लाह ताला ने वो टैलेंट दिया हुआ है, आप उसका 100% कोशिश करें कि वो ग्राउंड में आप दे दें। बाकी परफॉर्मेंस रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बस आप कोशिश कर सकते हैं वो पूरी करें। जी, तो आपने सुना शादाब खान ने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी साहब, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। समी भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। सवाल क्या ये बनता था कि आपका बैटिंग ऑर्डर ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, बल्कि सवाल ये बनता था कि आप पिछले 3 साल से जिस बॉलिंग की बुनियाद पर टीम पे सिलेक्ट होते हैं वो आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो ये अजीबोगरीब सा सवाल मुझे लगा, मैंने कहा इसको शामिल किया जाए प्रोग्राम में। बिल्कुल जी हसनैन, आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि ऐसी ही है। आप जिस अपनी शुरुआत में टीम में शामिल होते हैं और आपको उसके लिए जो है आपसे सवाल होना चाहिए, आप उसके लिए जवाबदेह होते हैं। और अचानक से एक दो बारियां उन्होंने ऐसी ली जिसके बाद जो है उनको हमने बॉलर से जो है ऑलराउंडर बना दिया, और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो काफी हाई हो गया। अब हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो रन्स करें। हर चंद मैचेस के बाद आके वो एक ऐसी बारी खेल लेते हैं, तो उसके बाद साफियों को भी आपको पता है एक सवाल मिल जाता है। यकीनन ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि गलत सवाल था। जो बुनियादी बात है उनकी बॉलिंग के ऊपर बात होनी चाहिए, जो पिछले कुछ अरसे से हो रही है और बड़ी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है उनकी बॉल के साथ। और ये भी बताइए ना कि अगर लेट सपोज समी भाई वो अगर एज ए बैटर खेलना चाहते हैं तो वो आके क्लियर कट सबको बता दें यार कि फ्रॉम नाउ ऑन मैं पाकिस्तान का स्टीव स्मिथ बनना चाहता हूं, मैंने बॉलिंग नहीं करनी, मुझे बैटिंग की बुनियाद पे सिलेक्ट कर लें, कोई नया क्राइटेरिया बना लें। बिल्कुल, उनको इस तरह का तो एक स्टेज आ जाएगा कि उन्हें ये वजाहत करनी पड़ेगी। आपको पता है सोशल मीडिया पे ऑलरेडी जो है शायकीन जो है और फैंस वो उनकी उस परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। पर आप किस किस चीज का रोना रोएंगे? आपको इस वक्त जो है जिन लोगों को ड्रेसिंग रूम में नहीं होना चाहिए, आपको ड्रेसिंग रूम में वो नजर आते हैं। जिनको क्रिकेट बोर्ड में नहीं होना चाहिए वो क्रिकेट बोर्ड में आपको नजर आते हैं। जिनको टीम में नहीं होना चाहिए वो टीम में आपको नजर आते हैं। जिनको आपको बैट्समैन जिनको आप कंसिडर नहीं करते, जो बॉलिंग पे जगह नहीं बना सकते, वो टीम में जो है मौजूद है। तो आप किस किस चीज का रोना रोएंगे इसमें? जी हाँ, बिल्कुल, किस चीज़ का रोना रोएंगे। और फिर मोहम्मद आमिर के हवाले से भी एक शॉट था। मोहम्मद आमिर ने
पिछले दिनों कहा था कि हम जो है वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखते हैं और वर्ल्ड कप के लिए अब हारने के लिए एक्सक्यूज़ नहीं है। आइए ज़रा इस शॉट को भी देखते हैं कि शादाब खान क्या कुछ कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते नहीं जीत सकते, और क्या कहना था शादाब खान का। में मोहम्मद आमिर ने ये कहा था कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन जिसको रोटेशन पॉलिसी में आप कह रहे हैं, अगर वो भी खेलें तो ये कॉम्बिनेशन वो बन गया कि कोई रीज़न नहीं बचती कि हम वर्ल्ड कप ना जीतें। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन, आप भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं या आपको लगता है कहीं कमी है अभी? देखिए, ऐसी हमारे पास कम्बिनेशन तो है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक बात की थी कि हमें एक ऐसा कम्बिनेशन बना लेना चाहिए जो कंसिस्टेंटली रन दे देना चाहिए जो प्लेयर्स जिन्होंने जिस नंबर पे खेलना है, ताकि उनको वो कॉन्फिडेंस रहे और उनको आइडिया हो कि इस स्टेज से हमने कैसे टीम को लेके जाना है। तो मुझे लगता है वो चीज़ हमें लगता है कि वो अभी भी स्टिल लैक है, लेकिन हमारे पास अभी भी 9 मैचेस हैं। होपफुली आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल से प्लेयर से इंडिविजुअल बात हो रही है, तो शायद इस तरीके से मैं आपको अच्छा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कुछ जिस तरह मेरे से इंडिविजुअली बात हुई है तो मैं मेंटली रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे जो रोल दिया गया है तो उसमें मुझे पता है कि मेरा क्या रोल है। तो हर प्लेयर को इंडिविजुअली रोल दिए गए हैं जिसका मुझे पता नहीं है, तो इस वजह से शायद मैं आपको इतना अच्छा जवाब ना दे सकूँ। लेकिन बिल्कुल आमिर भाई वाली बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हम ये वर्ल्ड कप अच्छे तरीके से या जीतने की कोशिश ना करें और जीते नहीं। समी भाई, मुझे ये बताइएगा, मुझे बड़ी हैरानगी होती है इस तरह का जवाब सुन के कि इस टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर को आप निकाल दें, इमाद वसीम को भी डाल लें, ये तकरीबन पिछले 6 से 7 साल से पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए शायद 9 मैचेस भी इनके लिए काफ़ी नहीं है। मतलब ये किस तरह की अजीब व गरीब सी बात है। बिल्कुल, मैं जो शादाब ने बात की है ना, उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके जवाब देना चाहूँगा। जब पहले आपके सवाल से भी मिलती जुलती वो चीज़ है कि जो उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं या पॉइंट्स टेबल के ऊपर आ सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात की, मैं आगे जाने से पहले ख्याल है शायर का इशारा इस जानिब था कि मुझे जो है एक बाकायदा नंबर दिया जाए ताकि मैं जो है अगर बॉल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो 2-4 छिक्के या एक आध कुछ मैचेस के बाद एक आध इनिंग खेल के तो मुझे जो है ये उस बुनियाद पे मैं टीम में रहूं। उनकी बात का जो आप मतलब इमेच्योरिटी का लेवल देखें, आप इस जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं तो आप अपनी जात से हट के और ऊपर लेवल पे जाके बात करते हैं। आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पे लोग आपको सुनते हैं, तो अपनी जात से हट के मेरे ख्याल बात करनी चाहिए। और कॉम्बिनेशन की आप बात करते हैं, ये रोना भी हम रो रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स आखिर कब खत्म होंगे। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 घंटे पहले एक 7 विकेटों से एक बड़े मार्जिन से उसको शिकस्त देते हैं और 24 घंटों के बाद आप 7 विकेटों से आप एक एम्बैरेसिंग शिकस्त जो है आपको उसका सामना करना पड़ता है। आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, आप अपनी मर्जी की विकेट पे खेल रहे हैं जिसपे बेतहाशा रन्स हो सकते हैं। आपके पास लड़कों की कमी नहीं है, कॉम्बिनेशंस हैं, आपकी मर्जी सब कुछ चल रही है। उसके बावजूद भी हम अभी तक जो हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि प्लानिंग का फुकदान है, प्लानिंग की जरूरत है, बैठ के देखने की जरूरत है कि हम कहाँ पे जो है हमें जरूरत है, किन किन चीजों में हम लैग करते हैं। और अभी तक वो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। वर्ल्ड कप बहुत सर पे आ गया है और अल्लाह खैर ही करेगा। लेकिन समी भाई, बात तो ये भी है ना कि साथ साथ प्लानिंग भी है, साथ साथ कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हैं, लेकिन हठधर्मी भी वहीं पे मौजूद है कि मैंने इस नंबर पे खेलना है, मैंने यहाँ पे बॉलिंग करवानी है, मेरा ये नंबर है, नहीं फलां इस नंबर पे नहीं खेल सकता। सो हठधर्मियाँ भी तो अपनी जगह पे ना। एक तो होता है कि आप में अगर काबिलियत नहीं है तो आप कोचिंग स्टाफ की सुन लें, आप पूरे पाकिस्तान की सुन लें, क्योंकि 25 करोड़ आवाम जो है वो आपके लिए मैच देखती है, आपके लिए दुआएँ करती है, लेकिन हठधर्मियाँ भी उसी तरह ही बाकी हैं। बिल्कुल जी, हठधर्मी आप प्लेयर्स के लेवल पे नहीं है, मैनेजमेंट के लेवल पे भी है। आपको पता है बहुत से खिलाड़ी जिनकी टीम में जगह नहीं बनती, वो सियासी बुनियादों पे टीम में शामिल हो जाते हैं, वो सिफारिश की बुनियाद पे आ जाते हैं, वो किसी को कहलवा के आ जाते हैं, जिनको आप एक वक्त में कहते हैं कि अब ये इनके अंदर क्रिकेट मौजूद नहीं रही, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। और फ्रॉम नो वेयर वो आते हैं, वो लड़के भी हैरान होते हैं, कुछ मैनेजमेंट भी हैरान हो जाती है, आई मीन कोचिंग स्टाफ जो है, सपोर्ट स्टाफ। और उसके बाद आपको दोबारा जेल होना पड़ता है, आप दोबारा स्टार्ट से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर वहीं आके आप खड़े हो जाते हैं। तो ये हठधर्मी उसी तरह कायम दायम है। मैं फिर कहूंगा वर्ल्ड कप सर पे है, अगर अभी होश के नाखून ना लिए
तो फिर जो है वर्ल्ड के अगले वर्ल्ड लेकिन कप समी की हम भाई फिर मुझे तो तैयारी लगता है कि करेंगे। वर्ल्ड कप में तो सारी टीमों को पता होगा कि इनके टॉप ऑर्डर के खिलाफ स्पिन लगा दो, ये मेरे ख्याल 50 रन भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ये कमजोरी भी है हमारी। देखें ना, हम जो है एक तो हम देखें हसनैन, आपने ये बात की है, ये भी एक हमारी कमजोरी है। दूसरी वीकनेस है, जब हम T20 की नंबर 1 टीम थे तो हम इस बुनियाद पे तो नहीं जीत रहे थे कि हम बहुत ज्यादा छक्के लगा रहे थे या हम हर ओवर में 10 रन ले रहे थे। हमारी कामयाबी की बुनियाद ये थी कि जो खिलाड़ी 20-30 कर रहा था वो 50 और 60 पे भी जा रहा था। हमारी पार्टनरशिप लग रही थी। अभी हमारी पार्टनरशिप रनिंग बिटवीन द विकेट हमारी बहुत अच्छी थी। तो जब खिलाड़ियों के दिल आपस में दूर होंगे तो रनिंग बिटवीन द विकेट कैसे होगी और पार्टनरशिप कैसे बनेगी। तो ये इन चीजों के ऊपर भी लेकिन जरूर सर फोकस इबरतनाक करने की- शिकस्त के बावजूद भी 3000 रन सेलिब्रेट हुए। इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भी वो 3000 रन सेलिब्रेट हुए जो कि सबसे ज्यादा गेंदों पर बनाए गए। ठीक है, इनिंग्स आपने कम ली, इनिंग्स इस वजह से कम ली कि आप नामीबिया के खिलाफ खेले, आप आयरलैंड के खिलाफ खेले, आप कीनिया के खिलाफ खेले, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, लेकिन सबसे ज्यादा बॉलें भी आपने ली और उसको सेलिब्रेट भी किया गया इस इबरतनाक शिकस्त के बाद। हाँ, ये दोनों चीजें हसनैन अलग हैं। आपको पता है कि अब हार जीत के खेल का हिस्सा है, वो होती है, लेकिन रिकॉर्ड्स बनते हैं। और जब भी कोई भी खिलाड़ी कोई भी रिकॉर्ड बनाएगा तो अभी टाइम ऐसा है कि सोशल मीडिया पे भी उसको क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उठाएंगे, आप जैसे जो सहाफी हजरात हैं वो भी इस पे बात करेंगे। हाँ, लेकिन उस चीज को जरूर सेलिब्रेट किया जाए, उसको जरूर जो है वो समझा जाए। बट उससे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि आप अपने ग्राउंड में न्यूजीलैंड की बी टीम से ऐसी बुरी तरह से शिकस्त ना आपको उठानी पड़े। बी नहीं सर, सी और एफ टीम। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके दूसरे दर्जे के खिलाड़ी भी नहीं है, उससे नीचे के खिलाड़ी उसमें आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल समी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। ख़वातीन हौज़ के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ